हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट की गृह नीति के बारे में समझेंगे। हाय फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है कि इस वीडियो में हम जानेंगे थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में तो हमको जानना ही है, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन जो हमारा एग्ज़ाम में आता है वो है इसका गृह नीति। ठीक है दोस्तों, किसका? थियोडोर रूजवेल्ट का जो गृह नीति है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये विद्या गैस से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि वो विद्या गैस से जो है स्टडी कैसे करें, क्योंकि बच्चों के पास कम से कम समय होता है। तो इसमें जो है बहुत अच्छा तरीका से, सरल तरीका से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर पे चलते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जो थे उसकी गृह नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको इसके जीवनी लिखना है। ठीक है, तो जीवनी लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो राजगद्दी पर बैठे वो 1901 ईस्वी में बैठे और इनकी जो समाप्ति थी 1909 ईस्वी में थी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर मेंशन करेंगे कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जो थे उनका जो कार्यकाल था 1901 से 1909 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट नीचे। उसके बाद क्या है कि रूजवेल्ट जो थे उनका ये मानना था कि वो जनता का नेता होता है। ठीक है, उनका जो मानना था कि ये जो प्रेसिडेंट जो बने, तो उनके आधार पे इनको ये ऐसा लगता था कि जो जनता का जो नेता होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी इनके आधार पे जनता की भलाई करना ही इनका सबसे पहला कर्तव्य था। ठीक है, और जो है ये कल्पनाशील व्यक्ति थे, सफल राजनीतिज्ञ थे, इसको भी आप लिख देंगे। इसके साथ साथ जो है ये समय समय पर क्या करते थे, गंभीर समस्याओं का निपटाना भी करते थे और बहुत सारी समस्याओं का निपटारा भी इन्होंने किया था। इसके साथ साथ ये हमेशा चाहते थे कि इसके समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सरकार से अलग ना रहें। ठीक है, यदि जो लोग सरकार से अलग रहते थे तो रूजवेल्ट को जो है ये चीज़ पसंद नहीं आती थी और इनका इच्छा था कि जितने भी लोग हैं इसके शासन काल में या जितने भी अमेरिकी लोग हैं वे क्या करें, शासन, सरकार, राजनीति सभी प्रति में जागरूकता दिखाएं। ठीक है, उसके बाद सीधे जो है इसी जो उद्देश्य था इनका कि सबसे मेन उद्देश्य था इनका कि जो यहाँ के लोग थे, तो यहाँ का जो सरकार है उसके प्रति जो है ये लोग की जो भावना है वो पैदा करना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ जो सरकार यहाँ पे शासन कर रही है उसके प्रति जो है ये लोग भी अपनी मतलब क्या कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनकी भावना जो है, यानी कि ये लोग जो है जागरूकता दिखाएं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। उस उपाय को जो हम मेंशन करेंगे, तो सबसे पहला उपाय जो है न्यायप्रिय व्यवहार। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी राजनेता हो उसका क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो हमको ये याद रखना है कि उसका जो व्यवहार होता है उसी से उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ये जो व्यवहार है उसको टॉपिक में डालेंगे और लिखेंगे कि ये बहुत अच्छे व्यवहार के थे और ये जो है सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सबके कल्याण के लिए सोचते थे। इसके साथ साथ जो है न्यायिक व्यवहार का मतलब लिख सकते हैं आप, जो यहाँ आपको दिख रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। न्यायिक व्यवहार का मतलब होता है नागरिकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार से था। और जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे, जो भी समाज में ऊंचे नीचे जाति धर्म से मतलब नहीं है, इसको आप इसमें दर्शा सकते हैं। इसके साथ जो है आप लिख सकते हैं कि चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई मजदूर हो, किसी के साथ भी जो क्या करते थे, ये सम्मानपूर्ण व्यवहार से मतलब था, इसलिए इन्होंने न्यायिक व्यवहार की नीति को अपनाया। ठीक है, इतना ही इस टॉपिक में लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद जो है नंबर 2 जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 का जो पॉइंट है उसको आपको पहले 2 में लिखना है। ठीक है, नंबर 3 का जो पॉइंट है उसको पहले आपको 2 में लिखना है और नंबर 2 का जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, इसको आपको 3 में लिखना है। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है जिसको हमको 2 में लिखना है उसको देख लेते हैं पहले। नंबर 3 में खाद्य तथा औषधि कानून। ठीक है दोस्तों, खाद्य तथा औषधि कानून। अब देखिए, खाद्य मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम खाते हैं यानी फूड जो होता है। औषधि यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं, तो उनके लिए जो इन्होंने कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया और क्यों बनाया? तो सबसे पहले याद रखें कि ये जो कानून बना वो 1905 में बना, इसको याद रखेगा। उसके बाद जो है खाद्य तथा औषधि कानून तो बना, तो इसके पीछे कारण यही था कि औषधियों में और खाद्य पदार्थों में, ठीक है,
मिलावट जो है वो होने लगी थी और ये आम बात भी हो गई थी, जिसके कारण जो है एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम जो है आप याद रख सकते हैं। अगर नाम याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको लिख देना है कि 1905 में कृषि विभाग के एक डॉक्टर थे जिन्होंने रूजवेल्ट को जो है बताया कि ऐसी ऐसी जो मिलावटें देखने को मिल रही हैं, उनका ध्यान जो इधर खींचा। तो फिर क्या हो गया, तो इससे क्या हुआ कि रूजवेल्ट का जो ध्यान है वो इनकी तरफ गया। तो खाद्य पदार्थों के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। तो कानून क्यों बनाया, तो कानून इसलिए बनाया क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ और औषधि थे उसमें मिलावट हो रही थी, ठीक है। उसको आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है सीधे चले आएंगे, जब ये कानून बनाए तो क्या होने लगा, इसकी जो सावधानी पूर्वक जो है जांच होने लगी, ठीक है। सावधानी पूर्वक जो जांच होने लगी तो इसके जो निर्माताएं थे, यानी जो इन सभी खाद्य पदार्थों को बनाते थे, वे क्या करने लगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। किसके खिलाफ, थियोडोर रूजवेल्ट के खिलाफ, ठीक है। तो फिर भी थियोडोर रूजवेल्ट जो है इस पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से जो है अपना कदम बढ़ाते चला। और लास्ट में क्या हुआ कि जितने भी प्रकार के खतरनाक या जहरीली दवाइयाँ थी उस पर पर्चे लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया। पर्चे लगाना से क्या मतलब है दोस्तों, पर्चे लगाना से मतलब है कि जितनी भी दवाइयाँ बनेंगी जो हमारे लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होती हैं, तो वैसी दवाइयों के लिए क्या कर दिया इसने, उसमें जो पर्चा लगा दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये दवाइयाँ खतरनाक है। इसके साथ साथ क्या इसका फ़ायदा हुआ कि जितनी भी मिलावट होती थी, औषधि का निर्माण जो होता था मिलावट से, उसकी बिक्री और निर्यात पर रोक लगा दिया। इसके साथ साथ जो तो एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी टॉपिक में आप ये लिख सकते हैं कि इसने ये जो नियम बनाया था मिलावट का, उसका यदि कोई उल्लंघन करता था या यदि इसको कोई नहीं मानता था तो उसके खिलाफ़ क्या किया जाता था, उसके खिलाफ़ जो है केस दर्ज हो सकता है। ऐसे करके जो है आप अपना पॉइंट को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सीधे आना है आपको वो 2 नंबर वाला पॉइंट जो आपको मैंने पहले बताया था, ये इसको जो आपको 3 में डालना है। हैपबर्न अधिनियम, ये याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम, हैपबर्न अधिनियम। तो ये जो पारित हुआ था 1906 में हुआ था। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है, पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखना है। हैपबर्न अधिनियम 1906 में जो पारित हुई थी, इस अधिनियम के अंदर जो है इन्होंने एक अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग का गठन किया था, ठीक है। क्या है, अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग, यानी कि अपने राज्य के अंदर कॉमर्स कमिटी का गठन करना। कॉमर्स यानी कि जो पूंजी या पैसों का जो है लेन देन, सारे चीज़ों का कमिटी ऐसी गठन की, जिसका काम क्या था, उसका काम भी लिखेंगे। काम था दर निर्धारित करना, यानी कौन से वस्तु की कितनी रेट रहेगी, ठीक है। तो इसमें इस टॉपिक में जो है हमको बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है कि हैपबर्न अधिनियम 1906 में पारित हुआ और जो है इसमें अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग गठित किया गया। अंतर्राज्य आयोग गठन करने का मूल उद्देश्य था दर निर्धारण करना, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य को निर्धारित करना। और इसके लिए जो है उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसके विरुद्ध में न्यायालय में अपील किया जाए, यानी इसको जो है गलत ठहराया जाए। तो फिर क्या किया, इसके लिए इसने आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। आयोग के सदस्यों की संख्या पहले 5 थी और बाद में 7 कर दी, ठीक है। और ये जो अधिकार था, ये दर निर्धारण का जो अधिकार था, उन्होंने सीमित कर दिया, कुछ ही क्षेत्रों में दिया कंपनी को, कुछ निश्चित कंपनियों को दिया, पाइपलाइंस को दिया, ठीक है, शयनयान कक्ष को दिया और रेल मार्ग सीमावर्ती तक जो है इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपको लिखना है 1906 का रेल मार्ग अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो 1906 का रेल मार्ग अधिनियम क्या था, तो देखिए जो बच्चे गेस पेपर से पढ़ते हैं ना, वो क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको रटने में लग जाते हैं, समझने में लग जाते हैं। तो दिक्कत आ जाती है कि वो क्या करे, कि इसको कैसे समझे। तो वो लोग जो है इसको रटना सही मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। इसको बस करना है कि रेल मार्ग अधिनियम जो था, रेल मार्ग अधिनियम यहाँ के कर्मचारियों के लिए था। कि रेल मार्ग अधिनियम में था, ये था कि यदि किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार से अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको मुआवजा देना है, बस यही रेल मार्ग अधिनियम था, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ को नोटिस करना है कि उच्चतम न्यायालय जो अमेरिका की थी वो जो है उसको अवैध बताया। यानी किसको अवैध बताया, ये जो एक सेकेंड, ये जो रेल मार्ग अधिनियम था ना, इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने अवैध बता दिया, लेकिन बाद में जो है इसको जो है फिर से कानूनी बताया। बस इतना याद रखना है रेल मार्ग अधिनियम के तहत, ठीक है। अब चले आते हैं संरक्षण में।
संरक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा। संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, ठीक है। तो रूजवेल्ट ने क्या किया, संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। तो आखिर ये बचाना किसको चाहते थे, तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको भी, इसको जो है जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है उसको केवल आप पढ़ना है और अपने से जो है अपने वे में अपना शब्द में जवाब देना है, ताकि एग्ज़ामिनर जो है आपसे खुश हो। क्योंकि एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप जो है अपने शब्दों में किसी प्रश्न का जवाब दें, ना कि बुकिश नॉलेज में, ठीक है। तो क्या करना है, संरक्षण में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से वे में लिखना है कि वे कृषि क्षेत्र, वन प्रदेश, खनिज पदार्थ, तेल कूप, ये सब चीज़ों में क्या चाहते थे, संरक्षण चाहते थे। क्यों चाहते थे, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन मतलब हम कह सकते हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की बजाय गलत ढंग से उपयोग हो रहा था, क्योंकि ये जो संसाधन थे वे किसके हाथों में थे, निजी हाथों में थे, यानी सरकार के अंडर नहीं थी। तो सरकार के अंडर नहीं थी तो ये जो निजी क्षेत्र थे वो क्या करते थे, अपने मनमानी से जो क्या करते थे, इसका शोषण करते थे। क्लियर। तो शोषण करते थे तो इससे क्या होता था कि आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकता थी उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि आने वाले समय में इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये जो क्या कर सकते हैं, ये जो संसाधन हैं वे खत्म हो सकते थे। कृषि क्षेत्र, वन प्रदेश और खनिज पदार्थ, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो सकते थे। इसलिए लगा रूजवेल्ट को यह बहुत बुरा लगा। तो जब रूजवेल्ट को यह बहुत बुरा लगा तो उसने क्या किया, एक नीति लाई, संरक्षण नीति। इसमें क्या किया, करीबन इतने एकड़ भूमि, ठीक है, करीबन 150 मिलियन जो है भूमि, एकड़ जो भूमि है, जंगल की भूमि है, उसको सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दिया गया, ठीक है, यानी उसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या किया, खनिज पदार्थ, खंड भंडार, जल शक्ति, ये जो चीज़ें थे उस पर भी संरक्षण किया। इसके लिए उसने क्या किया, भूमि उद्धार किया। भूमि उद्धार उतना टफ नहीं है दोस्त। भूमि उद्धार बस इतना याद रखना है कि इसने भूमि अधिनियम लाया जिसमें ऐसे भूमि जो बंजर भूमि थी उसका सिंचाई परियोजनाओं के तहत उसको आबाद कर दिया। आबाद करने का मतलब क्या है कि इसको सिंचित कर दिया, ठीक है, और इसको जो है कृषि योग्य भूमि बना दिया। इसको जो है अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि संरक्षण का क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, तेलकूप में ध्यान दिया, और इसलिए ध्यान दिया क्योंकि ये निजी क्षेत्रों में चली जाती थी और निजी क्षेत्रों में जाने के कारण इसका बहुत गलत ढंग से शोषण होता था, और जिसके कारण आने वाली पीढ़ी में जो है आवश्यकता का ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण इसको रूजवेल्ट को बुरा लगता था, और जिसके कारण जो है इन्होंने अपनी नीति लाई, संरक्षण नीति, और इसके तहत जंगल की जो भूमि थी उसकी बिक्री पर रोक लगा दिया, खनिज पदार्थों के लिए अलग से संरक्षण नियम बना दिया, और जो बंजर भूमि थी, जो बंजर युक्त भूमि थी उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने, एक सेकेंड, ये जो बंजर भूमि थी इसके लिए इन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के तहत उनको भी आबाद कर दिया, यानी कि उनको कृषि योग्य बना दिया, ठीक है। अब जो है संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि ये जो थे दूरदृष्टि में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि विज्ञापन जो है वो क्या है कि संरक्षण का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा महत्व दे सकता है। इसके लिए उसने क्या किया, विज्ञापन का सहारा लिया, और विज्ञापन के सहारे से इन्होंने लोगों के प्रति जागरूकता फैलाई, ठीक है। और कांग्रेस में इन्होंने अपना एक संदेश भी दिया, संरक्षण समस्या और राष्ट्र का जो जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, ध्यान दीजिएगा, संरक्षण की समस्या और जितनी भी प्राकृतिक संसाधन है उसके विकास पर प्रकाश डाला, ताकि जो है इस पर जो है कानून बने और नीति बने, नियम बने, और लोग जो है इसको माने, ताकि इन सभी चीज़ों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ वाशिंगटन जो अमेरिका का एक शहर है, वाशिंगटन, ठीक है, तो 1908 में एक सम्मेलन हुआ। उसमें क्या किया उन्होंने, बड़े बड़े व्यक्तियों को बुलाया, गवर्नर, विधायक वगैरह को बुलाया, और मतलब प्रमुख नागरिकों ने इसमें भाग लिया, वो लिख देना है आपको। और इसमें जो है उन्होंने अपना सिद्धांत यानी नियम दिए। क्या नियम दिए, इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप। उन्होंने वन अग्निशाम सेना, यानी कि अगर जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जो सेना होती है उसका विस्तार करना, यानी उनको उनकी संख्या को बढ़ाना, और जल मार्ग में जितने भी नौका का आना जाना, इस सब की जो सुरक्षा होती है उसका ध्यान रखना, सार्वजनिक निजी भूमि से लकड़ी काटने पर नियंत्रण करना, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब सारे चीज़ों का अधिकार का क्या किया था उन्होंने उल्लेख किया, ठीक है।
इसके बाद जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसको आप जो है इसको और अच्छे तरीके से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सीधे आपको आना है कि उन्होंने इसके लिए एक आयोग बना दिया, ठीक है, कि संरक्षण का जितना भी कार्य होगा या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए आयोग बनाया। और जब इन्होंने आयोग बनाया तो उसका जो है वित्तीय सहायता देने का काम कांग्रेस करता था, यानी कांग्रेस जो उसको पैसा देता था। इन आयोगों की जो खर्चा थी उसको कांग्रेस उठाता था, ठीक है। तो कांग्रेस उठाता था, तो एक समय ऐसा आ गया कि कांग्रेस ने उसे वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए जो है इनका काम बंद हो गया, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माना और 1904 तक जो है क्या होने लगा, 41 राज्यों में भी इसने आयोग की गठन कर दी थी और 50 एजेंसियां भी इसने स्थापित कर दी थी अपने अभियान में, ठीक है। और इस प्रकार से जो है इसने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन कर दिया अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान। तो इस प्रकार से जो है वो संरक्षण में भी सक्सेस रहा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है 1907 की मंदी। इसको भी ज़्यादा टफेस्ट वे में पढ़ना नहीं है। क्या करना है कि 1907 की जो मंदी थी, देखो दोस्तों, मंदी मतलब क्या होता है, मंदी मतलब होता है कि बहुत सारा तरीक़ा से बेरोज़गारी का फैलना, बहुत सारे तरीक़ों में रोक लग जाना। तो इसमें कुछ नहीं था, जो बैंक थे वो दिवालिया होने लगे, यानी बैंकों में पैसे ख़त्म होने लगे, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ने लगी। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, टेनेंसी कोयला और लोहा कंपनी को खरीदने का राय मिला इनको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, संयुक्त राज्य इस्पात निगम को खरीद लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रपति भी इससे खुश हुए, ठीक है। तो क्या हुआ कि रूजवेल्ट ने जो है इस प्रकार से इसको 1907 की मंदी को बचाने का काम किया और साथ ही बैंक जो है दिवालिया ना हो जाए, यानी गायब ना हो जाए। बैंक गायब कब होता है, जब जो है कि बैंकों में जो है पैसों की कमी हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया, इनको जो है एक अधिनियम पारित किया, आल्ड्रिक ब्रीडलैंड। ये याद नहीं रखे सकेंगे आप, तो बस इतना याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, जनता को, सॉरी, बैंक को कोष विभाग के तरफ से पैसा देने का एक नियम बनाया कि ताकि वे दिवालिया ना हो, यानी इन्होंने राष्ट्र मुद्रा आयोग का गठन किया। बस इतना याद रखना है। लास्ट टॉपिक आप इसमें डाल सकते हैं कि असैनिक सेवा सुधार। इसमें भी ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। असैनिक सेवा सुधार में बस आपको पढ़ना है कि इन्होंने असैनिक सेवा सुधार पर कार्य करना शुरू किया और इसमें क्या था कि जितने भी तरह के जो सेवाएं होते हैं उनकी प्रतियोगिता परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। प्रतियोगिता परीक्षा जो लेनी शुरू कर दी, इसलिए लेनी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ जो पहले के लोग थे वह भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर होते थे, ठीक है। तो इन पदाधिकारियों को हटा दिया और इसके बाद जो है अच्छे अच्छे लोगों को जो है इन्होंने पद जो है देने शुरू कर दिए और इसके फलस्वरूप जो है पोस्ट ऑफिस विभाग का जो कार्यकुशलता भी बढ़ा। यानी कहने का मतलब है इन्होंने अच्छे तरीके से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, यानी अपने राष्ट्रपति पद पर रह के जो है अच्छे अच्छे कार्य किए। यानी कि इन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो योग्य होते थे, ठीक है, योग्य व्यक्तियों को चुना और जो अयोग्य थे उनको हटाया और जो है ये बहुत वफादार भी होते थे और इस प्रकार से जो है ये प्रगतिशील जो आंदोलन था वो सक्सेस रहा रूजवेल्ट का, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। थैंक यू।